हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं जीएसटी में कोई न कोई चेंजेस होते रहते हैं। इस बार भी 17 दिसंबर 2022 को 48 मीटिंग जीएसटी काउंसिलिंग ने की और उसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि सिर्फ जीएसटी में ऐसे कौन से चेंजेस है जिसको समझना हमें बहुत जरूरी है और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के रिलेटेड है। मैंने इनके बहुत वीडियो देखे, जिन यूट्यूबर्स ने जो भी इसकी वीडियोस बनाते हैं उन्होंने क्या किया है, जैसे जैसे आपको इस प्रेस रिलीज में देख रखा, जो पेरा आपको दे रखा, वो सिर्फ आपको पढ़ के बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है। लेकिन मुझे जहां तक हुआ मेरे को समझ में नहीं आया, तो हो सकता है कि सर आपको भी समझ में नहीं आया होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर में ये पेरा क्या कहना चाहता है और इसकी जो लैंग्वेजेस होती है प्रेस रिलीज की, वो रिलीज थोड़ी सी टफ होती है जो हर किसी को समझ में नहीं आती। तो इस पर मैंने बहुत रिसर्च किया, गूगल को इंग्लिश को हिंदी में जाके समझा। बहुत सारा रिसर्च करने के बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका मतलब ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं आपको इजीली तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आप समझते हैं कि सर व्हाट इज डिफरेंस, यानी कि व्हाट इज चेंजेस इन जीएसटी। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 48 मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल वाज हेल्ड ऑन 17 दिसंबर 2020, यानी कि कल, आज 18 है, कल चेंजेस हुए। अब उसमें जो सबसे पहला जो चेंजेस यहाँ पर नजर आ रहा है वो आ रहा है सर रेट चेंज कर दिए। किसके रेट चेंज कर दिए? हस्क ऑफ पल्सेस। पल्सेस का मतलब जो होता है सर, हमारी जो दालें होती है, दालों के ऊपर जो भी छिलका होता है, उस छिलके को जो अगर आप सेल्स करते हो उसके जो रिलेटेड चेंज, पहले 5% के हिसाब से टैक्स लगता था, अब वो टैक्स उन्होंने नील कर दिया। एथिल अल्कोहल सप्लाई टू रिफाइनरीज फॉर ब्लेंडिंग विद मोटर स्पिरिट, यानी कि सर एथिल अल्कोहल जो होता है वो रिफाइनरीज के लिए जो यूज होता है, पहले उस पर 18% का रेट था, उसको उन्होंने कम करके 5% का रेट कर दिया। तो ये तो थे सर रेट चेंजेस के बाद में। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर बोला रिवर्स चार्ज के रिलेटेड कि इट वाज आल्सो डिसाइडेड टू इंक्लूड सप्लाई ऑफ मेंथा एरवाइटिस अंडर रिवर चार्ज मैकेनिज्म। मतलब सर मेंथा एरवानाइस ये भी क्या है सर, एक प्रोडक्ट है जिसको उन्होंने क्या किया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर लाया। अगर वो कोई भी इस तरह की अगर कोई सप्लाई करता है तो उनको भी आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना पड़ता है। आरसीएम का मतलब क्या होता है, जो रिसिपेंट होता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। इसके बाद उन्होंने डिसाइडेड किया, क्लेरिफाई किया कि सर रेव सेवरल इज क्लासिफाइड अंडर सीटीएस 170 टू रिस्पेक्ट जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, उस पर 18% का रेट लगेगा। Chromius manufacture using process of extrusion specifically cover under CTS 19059030 अटैक जीएसटी रेट 18%। मतलब उन्होंने इसके जो रेट है वो स्पेसिफाई कर दिए, इस पर भी 18% का रेट लगेगा। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने मोटर व्हीकल की रिगार्डिंग बात की। अगर आप मोटर व्हीकल अगर आप कहीं भी परचेस करने के लिए जाओगे तो उस पर आपको 22% का कंपनसेशन सेस लगेगा, मतलब एक्स्ट्रा लगेगा चार्ज। जीएसटी के अलावा गवर्नमेंट आपके 22% एक्स्ट्रा चार्ज करेगी। लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन है? अगर मोटर व्हीकल 4 कंडीशन फुलफिल करता है, क्या? Popularly known as an SUV, अगर वो SUV में जाना जाता है, has engine capacity exceeding 1500 cc। अगर किसी कार की जो इंजन कैपेसिटी है वो 1500 सीसी से ज्यादा है, लेंथ एक्सीडिंग 4000 mm, जो उसकी कार की जो लंबाई है, जो उसकी लेंथ है वो 4000 mm से ज्यादा होनी चाहिए, और ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 170 mm अबव, मतलब जो कार है वो आपकी जमीन से 170 mm ऊंची होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई कार अगर आप परचेस करने के लिए जाओगे तो जो टैक्स का रेट है उसके साथ साथ में आपको 20% कंपनसेशन से अलग से लगेगा। इसका मतलब जीएसटी लेना आप, सॉरी, कार लेना थोड़ा सा हमारे लिए महंगा हो जाए। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने बात की गुड्स फॉलिंग इन लोअर रेट कैटेगरी ऑफ 5% अंडर शेड्यूल 1 ऑफ नोटिफिकेशन 117/2017 सीटीआर imported for petroleum operation will attract lower rate of 5%, यानी कि पेट्रोलियम ऑपरेशंस के लिए अगर आप कोई गुड्स इंपोर्ट करते हो जो 5% की रेट में था, उस पर रोवल रेट सबसे 5% लगेगा, और 20% शेल बी एप्लीकेबल इफ द जनरल रेट इज मोर देन 12। अगर जनरल रेट अगर 12% है तो उस पर 12% का टैक्स लगेगा। इसके बाद उन्होंने यहां पर बात की relief measure council decided to regularize the interval period starting from the date of insurance circular 38/2007 in respect of GST हर्ष pulses including, ये जो दालों की बात कर रहे हैं यही उन्होंने बात की, इसमें इतना प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट
no GST payable where the residential dwelling is rented to a registered person if it is rented it in his or her personal capacity for use his or own residence on his own account not account for the different। अब ध्यान से समझो सर, पहले क्या था, अभी अभी उन्होंने बीच में एक नोटिफिकेशन आया था। नोटिफिकेशन ये आया था कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, वो अगर कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर रेंट पर लेता है तो उसे उस पर रेंट पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। और वो जीएसटी उसको आरसीएम के थ्रू पे करना पड़ेगा। आरसीएम के थ्रू क्यों पे करना पड़ेगा? क्योंकि सर सामने वाले पर्सन जिससे रेंट पर दे रखा है वो तो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो उनको आरसीएम के थ्रू टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया, इसको फिनिश कर दिया। मतलब अब सर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। किस पे? जो आप रेंट पर प्रॉपर्टी ले रखी है और आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पर ले रखी है तो उस पर आपको आरसीएम के थ्रू रेंट टैक्स पे नहीं करना। ओके, ये जो बात कर रहे हैं ये बैंक के लिए कर रहे हैं कि अगर बैंक के लिए उन्होंने कोई सब्सिडी दी है तो सब्सिडी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। रेज द मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ टैक्स अमाउंट लॉन्चिंग प्रोविजंस अंडर जीएसटी फॉर्म। मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट अगर आपके पास में प्रोसिक्यूशन करता है तो उसकी जो पहले की जो लिमिट थी वो 1 करोड़ रुपीज जीएसटी था। यानी कि जीएसटी की वैल्यू अगर आपकी 1 करोड़ रुपीज तक है तो गवर्नमेंट आपसे प्रोसिक्यूशन कर सकता था। लेकिन अब उसकी वैल्यू को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 2 करोड़ रुपीज कर दिया। अब ये जो वैल्यू 2 करोड़ रुपीज या 1 करोड़ रुपीज वैल्यू नहीं करेगी अगर आप ऑफेंस इन इंश्योरेंस ऑफ इनवॉइस सप्लाई गुड्स और सर्विस। मतलब ये है कि आपने गुड्स की सप्लाई नहीं की और आप किसी को इनवॉइस दे रहे हो, अगर आप पकड़ में आ गए हो तो आप ये 1 करोड़ 2 करोड़ की वैल्यूज आप पे मैटर नहीं करेगी और गवर्नमेंट आपकी जो भी एक्शन लेगी वो आपके ऊपर एक्शन ले सकती है। रिड्यूस द कंपाउंडिंग अमाउंट ऑफ द प्रेजेंट रेट 50% टू 150। अभी जो कंपाउंडिंग रेट है वो 50% टू 150 था, उसको उन्होंने कम कर दिया 25 टू 100%। जो पेनल्टी लगती है टैक्स के ऊपर वो पेनल्टी अब इतना लगाएंगे। इसके बाद ये बात कर रहे हैं कि सर जीएसटी डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर है उनके साथ में अगर आप कुछ भी अब्यूज लैंग्वेज यूज करते हैं तो वो आपके किसी भी ऑफेंस के अंदर नहीं आएगा। चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट। ये तो सब ठीक था, लेकिन अब जो है ये प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, जो हमारे काम की चीज है। रिफंड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब क्या? सर मतलब ये है अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसने कोई फ्लैट परचेस किया, कोई हाउस परचेस किया, कोई लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, अब ये फ्लैट हाउस उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया, एग्रीमेंट के बाद उन्होंने पेमेंट कर दिया, पेमेंट पर उन्होंने जीएसटी पे कर दिया, सामने वाले पर्सन ने जीएसटी ले लिया। लेकिन अब ये जो एग्रीमेंट है ये आपका क्या हो गया सर? कैंसिल हो गया। ये जो एग्रीमेंट ये कैंसिल हो गया, आपकी डील हो गई वो कैंसिल हो गई। इसका मतलब वो आपने परचेस नहीं किया, तो जो जीएसटी आपने पे किया था उसका रिफंड आप नहीं ले सकते थे। या फिर उन्होंने बोला है कि किसी कंसर्न सप्लाई इज ओवर, मतलब कि इसके क्रेडिट नोट बनाने का जो टाइम पीरियड था वो फिनिश हो चुका था, तो वो उसका रिफंड नहीं ले सकता। यानी कि जीएसटी जो उन्होंने पे किया था वो उसका रिफंड नहीं ले सकता था। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, इसके लिए भी एक इंश्योरेंस सर्कुलर इश्यू करने के लिए जा रही है कि प्रोसीजर फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिफंड बाय द अनरजिस्टर्ड बायर इन सच केसेस। मतलब कि अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर ऐसे केसेस में जीएसटी पे कर देता है, उनकी डील कैंसिल हो जाती है, तो उसके ऊपर वो जीएसटी रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये नोटिफिकेशन अब आने वाला है, ये सर्कुलेशन अब आने वाला है, गवर्नमेंट इस पर वर्क कर रही है और धीरे धीरे ये भी एप्लीकेबल हो जाएगा। फैसिलिटेट ई कॉमर्स फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस। अब सर क्या बात करते हैं, अभी हम ये बात करते हैं कि सर ये उन्होंने बोला कि जीएसटी काउंसिल 47 मीटिंग हैड ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल अलाउइंग अनरजिस्टर्ड सप्लाई और कंपोजिशन मेक्स taxpayer to make intrastate supply goods to e-commerce operator subject to certain condition। मतलब क्या? मतलब सर ये है कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो अब ई कॉमर्स के थ्रू बिजनेस कर सकेंगे। पहले क्या था कि अगर ई कॉमर्स के थ्रू बिजनेस करते हो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, लेकिन अब क्या हो गया सर, अनरजिस्टर्ड पर्सन या कंपोजिशन पर्सन भी ई कॉमर्स के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवा सकते, मतलब सप्लाई कर सकते हैं, अपने गुड्स को सेल्स कर सकते हैं। ओके, ये जो रूल्स है ये रूल्स 1 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट को भी जीएसटी के पोर्टल पर कुछ चेंजेस करने की नीड होती है, तो वो भी अब यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो ये रूल्स कब से एप्लीकेबल होगा कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन और कंपोजिशन पर्सन भी ई कॉमर्स के थ्रू बिजनेस कर सकते हैं, ये 1 अक्टूबर 2023 तक होगा। इसके बाद
ये जो पैरा 7(8) सबसेक्शन ए 8 सबसेक्शन बी इंसर्टेड शेड्यूल 3 CBST 2017 with effect from 1/2/2019 to group certain transaction activities such as supply goods from place of outside taxable territory। मतलब क्या है सर, ध्यान से समझ। ये जो पैरा है, इस पैरा का मतलब सिंपल सा इतना है कि पहले क्या होता था कि अगर आप कोई गुड्स चाइना से डायरेक्ट अमेरिका भेज देते थे, चाइना से डायरेक्ट अमेरिका भेज देते थे, ये लिखा हुआ है सर, टैक्सेबल टेरिटरी आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी। मतलब इस सर ये आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी है, ये भी अनदर आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी है। एंड हाई सी सेल्स का मतलब होता है कि सर गुड्स आपने इंपोर्ट किया और वो गुड्स अभी भी समुद्र में ही है, अभी सी में ही है, और वहीं से आपने किसी को सेल्स कर दिया, तो उस पर भी जीएसटी लेविड नहीं होता था, क्योंकि आपने कस्टम ड्यूटी से वो गुड्स बिल ऑफ सप्लाई देके, बिल ऑफ एंट्री देके वो गुड्स आपने रिलीज नहीं किया था, तो उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। वेयरहाउस गुड्स बिफोर द होम क्लियरेंस आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी, ये जीएसटी के दायरे से बाहर था। In order to remove the doubt and ambiguity regarding taxability of such transaction activities during the 1/7/2017 to 31/2019, ये इसके ऊपर पहले जीएसटी एप्लीकेबल था, लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया सर, ये कर दिया इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2017, मतलब 1 जुलाई 2017 से ही अब उन्होंने बोल दिया कि सर इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो ऑलरेडी किसी पर्सन ने टैक्स पे कर दिया 1 जुलाई 2017 से लेके 31 जनवरी 2019 के बीच में, अगर आपने एक दूसरी कंट्री से दूसरी कंट्री को अगर आपने सेल्स कर दिया और आपने उसके ऊपर जीएसटी लेविड था और उसको टैक्स पे कर दिया, उसका रिफंड आपको नहीं मिलेगा। वो यही बोल रहे हैं सर, नो रिफंड ऑफ टैक्स पेड शेल बी अवेलेबल इन केस वेयर एनी टैक्स हैज ऑलरेडी बीन पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज ड्यूरिंग द पीरियड 1 जुलाई 2017 टू 31 जुलाई जनवरी 2019। देखो तो इसका कोई सेंस नहीं है प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो। बाकी अब यहाँ पर सर एक और बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं रिकमेंडेशन अमेंड रूल 1 of 37 of CGST रूल 37 respectively the effect from 1st October 2022 to provide the reversal of input tax credit in terms of second provision section 16 of CGST Act only proportionate to the amount not paid to the supplier by the value of supply including tax। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि सर आपके इसमें देखा गया है कि अगर आप 180 डे आपने किसी से परचेस किया और आपने 180 डेज में अगर आपने पेमेंट नहीं किया, तो आपको ये जो पूरी आईटीसी है, ये आईटीसी आपको रिवर्स करनी पड़ती थी, पूरी आईटीसी आपको उस बिल की रिवर्स करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या हो गया सर, अगर आपने 1 लाख रुपए का गुड्स परचेस किया था, अब उसमें 50,000 रुपीज का पेमेंट कर दिया, 50,000 का पेमेंट आपने नहीं किया, तो अभी आपको सिर्फ 50,000 के अमाउंट की ही आईटीसी आपको रिवर्सल करनी पड़ेगी। पहले क्या था, पूरे अमाउंट की रिवर्स करनी पड़ती, अब क्या आपको ओनली फॉर 50,000 की आईटीसी की रिवर्स करनी पड़ेगी। मतलब जितना पेमेंट आपने 180 डेज के अंदर नहीं किया है, उतने आईटीसी आपको क्या करना पड़ेगा सर, रिवर्सल करनी पड़ेगी। अब उन्होंने एक इंसर्ट किया 37A एक रूल इंसर्ट किया, प्रिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन द इवेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लायर बाय स्पेसिफिक डेट, मैकेनिज्म फॉर रीअवेलेबल ऑफ सच credit if supplier is taxed subsequently the good also process complying with the condition of input tax credit। मतलब उन्होंने 37A रूल्स को अब क्या कर रहे हैं, वो इंसर्ट कर रहे हैं जिसके थ्रू वो टैक्स को रिवर्सल कर सके और वो अपनी लाइबिलिटीज के अंदर ऐड कर सके। इसके बाद उन्होंने ये किया हुआ सर, एक नया नोटिफिकेशन आया, सब रूल 3 of 1819 of CGST Act 2000 amend to provide clarity of the requirement submission certified copy order appealed against excess final acknowledgement of the एपीलेट अथॉरिटी। मतलब सर ये है कि अगर आप कोई भी अथॉरिटी करते हो, गवर्नमेंट को अगर आपको अथॉरिटी आती है, गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिस आता है, तो उसका रिप्लाई करने के लिए भी उन्होंने यहाँ पर वुड फैसिलिटेट टाइम प्रोसेसिंग टू अपील एंड इजी कंप्लायंस बर्डन टू अपीलेट। मतलब आप सामने से अपील कर सकते हो, उसको बहुत तरीके से सर उसको इजी बना रहे हैं। इसके बाद रूल 109 फॉर्म जीएसटी अपील 0103 थ्रू इंसर्टेड सीजीएसटी रूल, ये भी सर एक नया रूल्स इंसर्ट कर रहे हैं, फॉर्म इंसर्ट कर रहे हैं। आप सही तरह से अपनी जो भी पार्टी है उनसे, आप जो पार्टी के आप डिपार्टमेंट है आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपने अपील की थी वो अपील आप विड्रॉल भी कर सकते हैं, अगर आपको अपील नहीं करनी है अपील आप विड्रॉल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नो क्लेम बोनस बाय द इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड एडमिशन डिडक्शन वैल्यूएशन ऑफ इंश्योरेंस सर्विस। जब वो इंश्योरेंस सर्विस के लिए इंश्योरेंस सर्विस जब उसका वैल्यूएशन करे तो नो क्लेम बोनस जो है उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करे, वो भी अपने डिडक्शंस ले सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं
10 की सर्कुलर टू बी इश्यूड और क्लैरिफाइंग द इशू ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटरी ड्यूज अंडर जीएसटी लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स पर वो प्रोसीडिंग हैड बीन फिनिश्ड अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी फॉर्म DST 25 टू अमेंड फॉर फैसिलिटी साइन। मतलब सर क्या है, मतलब इसका ये है कि अगर आपने कुछ भी ऐसा कुछ गलत किया है जिसमें आपने टैक्स पे नहीं किया, ऐसा कुछ किया हुआ है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया सर, DRC 25 फॉर्म के थ्रू आपसे उन्होंने डिमांड की है। क्या की है, डिमांड की है। उस डिमांड को जो फॉर्म है उस फॉर्म को भी वो चेंज करेंगे। उन्होंने क्या बोला, उस डिमांड के अंदर जो भी फॉर्म है उस फॉर्म को वो चेंज करेंगे। इसके बाद to be amend provide the facility to the registered person who are required to collect at source under section 52 deduct under section 51 cancellation registration on their request। मतलब सर क्या है, मतलब ये है कि जिस पर्सन ने सिर्फ TDS डिडक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया हुआ, TCS कलेक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया हुआ, उनके लिए कैंसिलेशन सिस्टम नहीं था। मतलब वो एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया, इसके बाद वो कैंसिल नहीं कर पाते थे। अब उनको भी कैंसिलेशन सिस्टम भी उन्होंने ला रहे हैं। कैंसिलेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑन द रिक्वेस्ट, वो आप कैंसिल करा सकते हैं। अगर उनको रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो कैंसिल करा सकते हैं। ओके, इसके बाद circular to be issued clarifying the issue pertaining to the place of supply of service, transportation and goods in terms of provision section 8 section 12 of the IGST Act 2017, availability of input test credit discipline। अब सिंपल सा यहाँ पर से प्लेस ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई से डिफाइन करेंगे कि सर जहां पर आप ITC ले सकते हो, सिर्फ सिंपल सी बात है, जो प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर कवर होता है। अब यहाँ पर बात करती है, बहुत काम की चीज आ रही है, procedure for verification of input test credit in case of involving difference in input test credit available in GSTR 3B by GSTR 2A during the 17, 18 and 18, 19। अब ये क्या कर रहे हैं, 17, 18, 18, 19 के अंदर GSTR 2A नहीं था, मतलब फिर स्टार्टिंग में तब आपके जो इनपुट टेस्ट क्रेडिट आया था और आपके GSTR 3B के अंदर आपने जो भी इनपुट टेस्ट क्रेडिट लिया था, अब उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए क्या है सर, 17, 18 और 18, 19 का GST जो इनपुट टेस्ट क्रेडिट है वो आपके वहां पे चेक किया जाएगा। अगर उसमें कुछ भी डिफरेंसेस आते हैं वो डिफरेंसेस आपको क्लियर करने पड़ेंगे। इसके बाद क्लैरिफिकेशन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ इनवॉइसिंग रिस्पेक्ट ऑफ एनी एंटिटी। अब ये जो इनवॉइस नॉर्मली 5 करोड़ रुपीस तक है बोलते हैं, लेकिन ये कब अप्लाई किया, इसके भी वो क्लैरिफिकेशन नोटिफाई करेंगे। अब से बात करते हैं कि नॉर्मली क्या होता है सर कि ये जो GST जो नंबर है ये हर कोई ले लेता है, यानी कि कोई गुड सप्लाई नहीं करता है वो भी GST नंबर ले लेता है, सिर्फ इनवॉइस बांटता रहता है। उनका काम क्या रहता है, सिर्फ इनवॉइस बांटना। फिजिकली अगर देखें तो उनका कोई बिजनेस नहीं होता है। तो उसको रोकने के लिए ये क्या कर रहे हैं, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन रिस्क बेस्ड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड एप्लीकेशन। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाओगे थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा, क्योंकि उसमें ये बायोमेट्रिक बेस अभी गुजरात में लाए, धीरे धीरे पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो जाएगा। अमेंडमेंट इन रूल 8 एंड रूल 9 ऑफ CGST 2000 टू फैसिलिटेट द सेम इज हेल्प टेकिंग इमिनेंस ऑफ द फेक एंड फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप फेक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर उन्होंने बात की है, ये बात की है सर किसी किसी का पेन नंबर क्या होता है, कोई यूज करके उसका रजिस्ट्रेशन करवा देता है। किसी का पेन नंबर यूज करके उसके नाम पर गुमास्ता, यानी कि उसका जो भी लाइसेंस है वो लाइसेंस बनवा के, रेंट एग्रीमेंट बनवा के उसके नाम पर रजिस्ट्रेशन चालू कर देता है। तो अब क्या हो गया है कि आप किसी का भी पेन नंबर आप यूज नहीं कर सकते हो, किसी का फ्रॉड आप यूज नहीं कर सकते, मतलब फ्रॉड आप किसी के साथ में नहीं कर सकते हो। इसके लिए उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो भी आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, जिसका भी पेन नंबर होगा उस पेन पे ऊपर जो नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक OTP जाएगा, और जो ईमेल लिंक होगी उस ईमेल पर भी एक OTP जाएगा, ताकि उनको पता चलेगा कि सर ये OTP किसका है। यानी कोई अपने पेन का मिसयूज तो नहीं कर रहा है। बस उसके लिए गवर्नमेंट ने एक ये नई स्कीम्स निकाली है, यानी कि ये फ्रॉड रोकने के लिए, किसी का पेन का मिसयूज करने के लिए गवर्नमेंट ने ये ऑप्शंस यहाँ पे निकाला हुआ। ओके, एंड यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर आपके जो GSTR 1 और GSTR 3B और GSTR 9 एनुअल रिटर्न जो फाइलिंग करने की जो पीरियड है ये उन्होंने 3 इयर्स बोला हुआ है। लेकिन अभी ये लोग क्या करते हैं, 6 मंथ तक अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपका GST नंबर कैंसिल कर देते हैं। लेकिन उन्होंने बोल रहे हैं कि अगर 3 पीरियड्स तक आप GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 9 फाइल कर सकते हो, इसके पिछले के जो रिटर्न से फाइल नहीं कर सकते। सिंपल सी है। फॉर्म GSTR 1 टू बी अमेंड। अब सर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हम जो भी गुड सप्लाई करते हैं उसको अलग से डिटेल्स देने के लिए अभी आपके पास GSTR 1 के अंदर कोई कॉलम नहीं बना हुआ है। तो ये क्या करेंगे, अब GSTR 1 के अंदर कुछ अमेंड चेंजेस करेंगे, और चेंजेस में ये करेंगे कि जब अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप गुड सप्लाई कर रहे हो तो उसको आप किसी अलग कॉलम में दिखा सको। इसके लिए ये क्या करने वाले हैं, अमेंड करने वाले हैं।
तो यहाँ पर लिखा हुआ GSTR 1 to be amended to provide for reporting details of supply made to e-commerce operator covered under section 52 and section 9 subsection 5 of CGST 2017. Supplies and reporting by issue respect of supply under section 1 CGST 2017. सिंपल सी चीज है सर, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। ये बोला हुआ है सर रूल 80C, क्या बोला हुआ उन्होंने, रूल 80C एंड फॉर्म GST DRC 01B इंसर्टेड CGST रूल 2070 फॉर इंटीमेशन फॉर द टैक्स पेयर। अब सर ये क्या DRC 01B क्या, ये एक फॉर्म है जिसके अंदर गवर्नमेंट आपसे अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट करती है, अगर आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आती है, यानी गवर्नमेंट आपको ये बोलती है कि सर आपको इतना टैक्स पे करना होगा, तो ये जो डिमांड है वो डिमांड का पेमेंट आपको DRC 01B के थ्रू करना पड़ेगा। अब ये क्या डिमांड आती है सर, डिमांड क्या आती है ध्यान से समझना। The differences between liability reported by the taxpayer in form GSTR 1 and GSTR 3B. That means कि सर आपने GSTR 1 के अंदर जो भी आउटवर्ड सप्लाई आपने दिखाई है उसका पेमेंट आपने GSTR 3B के अंदर किया है या नहीं किया है। अगर दोनों के बीच में अगर कोई चेंजेस आता है, मिसमैच आता है, और वो मिसमैच अगर स्पेसिफाइड अमाउंट या फिर परसेंटेज तक होता है तो ठीक है, अदरवाइज गवर्नमेंट आपसे क्या करेगी, डिफरेंशियल लायबिलिटी डिफरेंस फर्दर क्लॉज डी टू बी इंसर्टेड रूल 6 इंसर्टेड स्टैटिस्टिक फर्निशिंग फॉर्म GSTR 1 टू बी सक्सेसिव टैक्स पेड फॉर द टैक्स पेड। मतलब गवर्नमेंट आपसे डिमांड निकालेगी, ये जो टैक्स का बीच का जो डिफरेंसेस होगा गवर्नमेंट उसकी क्या निकालेगी, आपकी डिमांड निकालेगी। डिमांड का जो आंसर है वो आंसर आपको सर देना पड़ेगा या फिर आपको उसका पेमेंट DRC 01B फॉर्म के थ्रू करना पड़ेगा। अगर वो आप नहीं करते हो, एक लिमिट तक अगर आप नहीं करते हो, तो यहाँ उन्होंने बोला हुआ है सर either deposit the amount specified in the intimation nor as furnish reply explaining the reason for the amount remain unpaid। मतलब या तो आप अमाउंट पेड नहीं करते हो या फिर इसका अगर आप रीजन नहीं दोगे कि हमने अमाउंट क्यों नहीं पे किया, he would facilitate taxpayer to pay explain the reason for difference such like report without intimation of tax officer। मतलब वो अब आगे वाला GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको बहुत ध्यान रखनी है। अगर आपका कोई भी नोटिस आता है, कोई भी डिमांड आती है, तो डिमांड का आपको या तो आंसर देना है या फिर आप DRC 01B के थ्रू आपको उसका टैक्स का पेमेंट कर देना। अब यहाँ पर उन्होंने अमेंड्स लास्ट में बोला हुआ है नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट क्या होते हैं, उनके लिए भी एक नया सर्कुलेशन ला रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि सर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट क्या होते हैं। तो सर आज के इस वीडियो में हमने देखा कि 28 GST काउंसिल से जो मीटिंग हुई 17 दिसंबर को, उस मीटिंग के अंदर हमने डिटेल्स में समझा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो हमने डिटेल्स में कवर की, जो हमारे काम की चीजें नहीं थी उसको हमने ऐसे ही थोड़ा सा छोड़ दिया था। आई होप कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये GST डिपार्टमेंट का जो रिलीज हुआ उसके अंदर क्या क्या कहा गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।